आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के म्यूजिकल चेयर का खेल लग रही है सियासत, और आपको इसमें 90 की दहाई की झलक भी नजर आ रही होगी, जब इक्तिदार में रहना ही असल कामयाबी समझी जाती थी और उससे दूरी को हर कोई अपनी तबाही तस्वुर करता था। सियासी माहिरीन का ख्याल है कि हालात इदारों को ना सिर्फ महाजराई की जनाब बढ़ रहे हैं, बल्कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने की भी कोशिश की जा रही है। मकामे हैरत है कि हर सियासी रहनुमा इस कोशिश में अव्वल दस्ते का किरदार वो अदा कर रहा है। समझ से बालातर है कि सियासी पार्टियां क्यों सिर्फ इक्तिदार ही में रहना और आना चाहती हैं। कल इमरान खान ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और साबिक वजीर आजम ने जो पाकिस्तान के असास इदारों के किरदार के हवाले से बात की, उसने मुल्क में नई बहस छेड़ दी है। इमरान खान साहब ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं। ये असल में पाकिस्तान का मसला, एस्टैब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेगी, मैं आपको राइटिंग में देता हूं कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी, क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूं ना। ये जब से आए हैं, रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीजें महंगी, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी, जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूं पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। इस इंटरव्यू के बाद नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी इमरान खान के बयान की मजामत करते हुए कहा कि मैं इस वक्त तुर्की में मुआहदे कर रहा हूं और इमरान खान मुल्क के खिलाफ खुली धमकियां दे रहा है। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का नजरिया इमरान खान को ज़ेक गोल्डस्मिथ ने दिया है या फिर इसराइल ने दिया है। मरियम नवाज का क्या कहना था, वो भी सुन लेते हैं। आप ये कहते हैं कि इस मुल्क के अल्लाह ना करे मेरे मुल्क के पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो पहले तो मैं आपसे ये पूछती हूँ कि ये जो 3 टुकड़ों वाला थ्योरी आप लेकर फिर रहे हैं, ये आपको किसने दी है? ये किसका एजेंडा है? क्या ये ज़ैक गोल्डस्मिथ का एजेंडा है, या जिस मुल्क से वो बिलोंग करता है इसराइल, ये उसका एजेंडा है? आज मैं ये कहने पे मजबूर हो गई। माजी करीब में चले जाते हैं, जब इमरान खान इक्तिदार में होते थे और यही नून लीग सड़कों पर होती थी, तब नवाज शरीफ इदारों के खिलाफ कितना सख्त बयान देते थे, वो सुन लेते हैं। यही वो डिक्टेटर मेरे भाइयों, लाहौर के बासियों, यही है वो डिक्टेटर। और सियासी खेल खेलने वाले जो बाकी फौज की वर्दी को दागदार करते हैं, ये हैं वो लोग, ये हैं वो चेहरे। अब सवाल ये है कि जब नवाज शरीफ साहब सीधा कौमी इदारों को क्रेडिबिलिटी पर सवाल या निशान उठा देते थे उनकी, और उनको नाम लेकर तनकीद का निशाना बना देते थे, तब वो किसके कहने पर इस मुल्क के अंदर ये सब कुछ करने पर अमल पैरा थे? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इमरान खान के बयान को मुल्क दुश्मनी की मुतरादिफ करार दिया है। माजी करीब ने बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक बयान दिया था जिसमें वो फरमा रहे थे कि बांग्लादेश अगर बन सकता है तो सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है और पख्तूनों का देश भी बन सकता है। बिलावल ने क्या कहा था, आइए वो भी आपको सुनवा देते हैं। आप सोचें कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। होश की नाखुन लो। जी,
तो फिर अगर बकौल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के इमरान खान के बयान को मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, तो बिलावल साहब के इस बयान को किस तनाजुर में देखा जाए? मुल्क इस वक्त माशी एतबार से बेसाखियों पर चल रहा है और आज मईशतों की दर्जा बंदी करने वाले आलमी इदारे मोडीज ने पाकिस्तान के आउटलुक यानी कि मुस्तकबिल का मुआशी मंजरनामा को मस्बत से मनफी करार दिया है। सियासी रहनुमाओं ने मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को तहस नहस कर दिया है। अवाम मजलूम चेहरों और बोझल आंखों से सवाल कर रहे हैं कि ये सिलसिला कहां तक जाएगा और कब रुकेगा। महंगाई उरूज पर है। आज बिजली की कीमत में 7 रुपए 51 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है और अदम एतमाद से आने वाली हुकूमत को 2 माह होने वाले हैं। अभी तक मुल्क को इस ट्रैक पर ही नहीं लाया जा सका कि जिसके तहत आने वाले वक्त की बेहतरी की उम्मीद की जा सके। इमरान खान कहते हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान को इस गुलामी से आजादी दिलाने के लिए जहद कर रहे हैं। उनके इस जहाद का फौरी मकसद जल्द इलेक्शन का इनेकाद करवाना है ताकि इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलवा सके। लेकिन समझ नहीं आता कि जिस आजादी की वो बात कर रहे हैं वो इलेक्शन जीत कर कैसे हासिल कर लेंगे। इलेक्शन तो उन्होंने उस पहले भी जीता और 3.5 साल गुजरने के अरसा गुजर चुका, लेकिन कुछ ज्यादा हुकूमत भी की, लेकिन हालात में फिर भी कोई बदलाव नहीं आया। तो उनके पास ऐसे प्लान क्या हैं जिससे ये मुल्क माशी एतबार से अपने पैरों पर आगे खड़ा हो सकता है? पाकिस्तानी कौम की नजर सब पाकिस्तानी इदारों की तरफ है कि वो आखिर इन मामलात में क्या किरदार अदा कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में लॉन्ग मार्च के लिए पीटीआई की पेश की दरख्वास्त भी वापस कर दी है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत हुक्म दे कि पीटीआई को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाजत दी जाए। पीटीआई के एहतजाज के रास्ते में किसी शहर में रुकावटें ना खड़ी की जाए। अब अगर इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल देते हैं, जो कि उन्होंने एक दिन बाद बताई है आज के जलसे में कि जी देंगे, तो उनके कारकुनान पर रियासती जबर ढाया जाता है तो मुमकिन पैदा होने वाले कशीदा हालात को कौन संभालेगा? इसी सब पे जी बात करेंगे। जबरदस्त किस्म का पैनल आज मौजूद होगा जी। Moving towards my panel and let me introduce my honorable guest for today's program. सबसे पहले जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मंसूर आजम काजी साहब हैं, एंकर पर्सन, तज्जियाकार हैं, एक निजी चैनल पे अपना प्रोग्राम करते हैं प्राइम टाइम का। आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया मंसूर आजम काजी साहब। साथ ही ज्वाइन कर रहे हैं जी डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं मुस्लिम लीग नून से। आपको खुशामदीद कहूँगी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ से जी जयप्रकाश लोहाना, मेंबर कौमी असम्बली थे बट ड्यू टू द इस्तीफा मामला इस वक्त बीच में अटका हुआ है, वो भी स्टिल। तो आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आई वुड लाइक टू स्टार्ट द डिबेट फ्रॉम यू मंसूर। आप एक जाहिर सी बात है बाखबर जिसे कहते हैं सहाफ़ी हैं, आपको पता है चीज़ों का, शहर इक़्तिदार से प्रोग्राम करते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है और जिस पे मैंने अभी बात भी की सारी, कल का स्टेटमेंट खान साहब का बहुत ज़्यादा इस वक्त हाईलाइट्स में है, बट ड्यू टू दैट हाईलाइट्स हमने वो माजी के भी आपको क्लिप सारे सुनवा दिए, चला दिए, जो माजी में बाकी 2 पार्टियां जो इस वक्त रूलिंग पार्टियां हैं उनके लीडरशिप की तरफ से आती रही। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट थिंग समथिंग विच इज कमिंग अप फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर। दिस इज समथिंग विच ऑलवेज वी सी इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री। हाउ डू यू सी इट? आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? रिदा, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल आपने इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर निसार चीमा को और जयप्रकाश साहब को जी मेरी तरफ से बहुत सलाम। देखिए, सिचुएशन पाकिस्तान की प्रियोर हमें जरा थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जो कि इमरान खान साहब की कल की स्टेटमेंट है। प्रियोर टू दैट सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक इकोनॉमिक क्रंच है। क्रंच की रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि IMF ने पाकिस्तान को कहा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएं। आपने 30 रुपए की अभी प्राइस बढ़ते देखी और आइंदा 2 महीनों के अंदर 60 रुपए की और प्राइस बढ़ते देखेंगी। रियलिटी ये है कि नेपरा ने आज 7 रुपए 91 पैसा पर यूनिट इंक्रीज कर दिया, जिससे 24 से 25 रुपए पर यूनिट बिजली इंक्रीज हुई है। रियलिटी चेक ये कि एहसास प्रोग्राम, पहले बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, फिर एहसास प्रोग्राम हुआ, अब फिर बेनजीर इनकम प्रोग्राम है, जिसके अंदर 27 अरब रुपया आप लोगों ने मजीद डाल दिया है, जिसकी वजह से 8.5 करोड़ जो खानदान है वो अब इसके तहत पल रही है। आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज, आपका क्रिटिसिज्म होता था इमरान खान ने जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दी, आपने कौन सी अभी आपको आए खुद मेरे ख्याल में 3 हफ्ते 4 हफ्ते 7 हफ्ते हुए हैं, आपने कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को निकाल के दे दी? आपने 27 अरब रुपया लोगों को दिया कि तुम लोगों को हम हर महीने देंगे। इसका मतलब ये है, आप मुझे बताएं कि क्या 8.5 करोड़ वो फैमिलीज जिनको आप रेगुलर पैसे दे रहे हैं, क्या दे विल गो फॉर वर्क? दे विल नॉट गो फॉर वर्क। सो 50%, अराउंड 40% ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है उसको आपने स्टैंडर्ड के ऊपर डाल दिया। और आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये होता है कि जी आटे को मैंने 400 रुपए पर केजी कर दिया और यूटिलिटी स्टोर में हम इंश्योर कर रहे हैं,
नो सर नो, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट हाउ द कंट्री रन। ये तरीकेकार नहीं है। आज मूडीज की रेटिंग आई है, स्टेबल था पाकिस्तान की इकोनॉमी और आज नेगेटिव आउट ट्रेंड पर चले गए हैं। क्यों, क्या वजह हुआ है? आपने अब तो तमाम IMF की जो शराइत है वो भी मानने को तैयार हो गए हैं। आप तो सारी चीजें, दैट्स बिकॉज कि आपकी जो आउटर थ्रेट है आपको हर तरफ से, दैट्स द मेजर इशू जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब ये एक रियलिटी चेक है आज की हुकूमत का, जो इस बेस पर जहां पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए आई थी कि जी हम तो एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएंगे, हम एक आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करेंगे, हमारे आने से माशी तरक्की होगी। लेकिन रियलिटी चेक जो है रिदा, वो मैंने आपको अभी बताया है जो इस वक्त पाकिस्तान की हालत है। अब जरा हम आगे चलते हैं, मैं एक दो चीजें और भी बताता चलूं। इंटरेस्ट रेट, आज आपका कोई शख्स गाड़ी या होम लोन अगर लेने जाएगा तो कम से कम 19-20% के ऊपर वो लेगा। आप मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसका जो उसको बिजनेस का प्रॉफिट है वो 19 या 20% आ रहा हो? अगर कोई ऐसा है तो आप बताएं। जब वो नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि आपने लोगों को इस लेवल पर ले गए हैं कि लोग ना जिंदा रहें और ना मर सके। ये रियलिटी है इस वक्त की हुकूमत की जो पिछले 8 हफ्ते पहले आई है। अब जो इमरान खान साहब ने कल कहा, देखिए मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हम लोगों को आज मेरे ख्याल में 2022 के अंदर ये डिसाइड करना है कि न्यूट्रल्स ने क्या करना है। ये नहीं हो सकता कि जब मेरा दिल चाहे तो मैं कहूं न्यूट्रल को एक्टिवेट होना है, और जब मेरा दिल चाहे और मैं कहूं कि न्यूट्रल को एक्टिवेट नहीं होना। लॉन्ग मार्च में मैं कहूं कि न्यूट्रल को एक्टिवेट होना चाहिए और लॉन्ग मार्च के बाद, लॉन्ग मार्च में कहूं कि नहीं होना चाहिए एक्टिवेट, और लॉन्ग मार्च के बाद कहूं कि एक्टिवेट होना चाहिए। हमें बहुत सारी चीजें, हमारे जो लीडर्स हैं उनको बहुत सारी चीजें इस 22 करोड़ अवाम को समझाने की जरूरत है। कीपिंग इन माइंड कि आप ये चीज समझें कि हमारी 65% जो यूथ है, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो यूथ है, वो मनो अन यकीन करती है इन तमाम लीडरान की बात के ऊपर जो भी ये कहते हैं। मनो अन उसको ये यकीन करते हैं कि जी जो ये कह रहे हैं वो ठीक है। सो आज अगर खान साहब को ऐसी फीलिंग है कि मैं अगर पावर में आऊंगा या मैं इख्तदार में आऊंगा तब चीजें ठीक होंगी, और ये जितने करप्ट लोग हैं, यही एक बयानिया है ना कि ये तमाम करप्ट लोग हैं और एक रिजीम चेंज आया गया। तो अगर ये करप्ट लोग हैं और ये रिजीम चेंज के जरिए आए हैं तो इसका फैसला आपको, मुझे नहीं करना, ना इस्टेब्लिशमेंट को करना है, ये फैसला उस 22 करोड़ अवाम को करना है क्योंकि उनकी जिंदगी मुश्किल है। रदा इस वक्त जी ठीक है, ठीक है। मंसूर आजम काजी साहब, आपका व्यू पॉइंट आ गया और बैलेंस आपने बात की बिल्कुल, और तज्ज़ेकार बीइंग तज्ज़ेकार बहुत अच्छी बात आपने की कि फैक्ट्स हमारे पास यही है जो कि इस वक्त महंगाई के हमारे पास एक सुनामी आ रहा है विच इज वेरी मच कंसर्नफुल। मूविंग टुवर्ड्स निसार अहमद चीमा साहब, नाउ गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट ले लेती हूँ, फिर ऑपोजिशन की तरफ भी जाती हूँ, जयप्रकाश साहब की तरफ। निसार चीमा साहब, आप लोगों को सिचुएशन पता थी, पहली दफा तो हुकूमत में नहीं आए, साल से हुकूमत करते रहे हैं मुल्क के ऊपर, उसके बावजूद ये हालात हैं इस वक्त। अच्छा, प्लस जो मैंने कल से, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा आप लोग डिस्कस करें, इट्स वेरी डिबेटेबल थिंग जो कि खान साहब ने कल से कहा है, इदारों की बात की है, लेकिन वो पूरा उनका जो स्टेटमेंट है वो मैंने इसीलिए चला दिया आज शुरू में कि पूरा हम देखेंगे। उन्होंने कहा अगर ये हालात रहे इकोनॉमी की, उन्होंने इकोनॉमी ही की बात की, तो वी कैन गो फॉर द बैंकरप्सी, सो वी हैव टू डिसाइड द थिंग्स व्हिच वी आर नॉट एक्चुअली थिंकिंग ऑन, कि हमें देखना होगा कि हमें फैसले क्या करने, एस्टेब्लिशमेंट को देखना पड़ेगा, वरना सबसे पहले बैंकरप्सी में, क्योंकि जाहिर सी बात है असरात तो हर चीज पे मुरतब होंगे ना, तो अल्टीमेटली वहां पे भी हो सकते हैं और उनको भी नुकसान हो सकता है, एंड दैट्स आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई गलत बात है। बट द पॉइंट इज कि अगर आप लोग सिर्फ उसको अपने तौर से उठा के उसका बीच से स्टेटमेंट निकाल के और अपने लिहाज से उसको सयाको सबाक में चलाएंगे तो दैट्स रॉन्ग। फिर बिलावल साहब का मैंने स्टेटमेंट सुनवा दिया, मैंने मरियम साहिबा का और नवाज शरीफ साहब का भी सुनवा दिया जो वो माजी करीब में कहते रहे। तो ये तो सभी लोग इस तरह की बातें करते हैं ना, जो इक्तदार में नहीं होता वो इसी बात के हवाले से दे के फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो इज दिस फेयर इनफ? और प्लस हमें नहीं चाहिए कि हम इमरान खान साहब को लेट हिम असाइड, उनको छोड़ दें और हम इकोनॉमी पे तवज्जो दें अभी, क्योंकि इस वक्त 22 करोड़ अवाम आबादी आपकी तरफ नजरें की हुई है। जी डॉक्टर साहब।
डॉक्टर साहब आपको आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब की आवाज बहुत कम आ रही है जी। डॉक्टर साहब अच्छा, आई थिंक डॉक्टर साहब को आवाज ही जा रही है, उनको दोबारा कनेक्ट करें ना। मीनवाइल आई एम गोइंग टुवर्ड्स द ऑपोजिशन जी। मैं जयप्रकाश लोहाना साहब की तरफ जाती हूँ। जयप्रकाश साहब, ये जो स्टेटमेंट खान साहब ने कल दिया है उसमें जो है उस हवाले से जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट की जो पार्टीज हैं, ऑफ कोर्स वो 12-13 इत्तेहादी जमातें हैं, वो सब उसको क्रिटिसाइज कर रही हैं। दो कि हम माजी में भी देखते रहे हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट्स हमारे सामने आते रहे हैं लीडरशिप्स की तरफ से, डिफरेंट लीडरशिप्स की तरफ से, मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से। वो मैंने शुरू में सुनवा दिए, आपने वो मिस अप किया थोड़ा देर से हमें ज्वाइन करने की वजह से। बट अब पॉइंट ये है कि खान साहब भी उसी गलती की तरफ क्यों जा रहे हैं जिसकी निशानदेही वो खुद करते रहे हैं माजी में, कि इदारों को हमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए और न्यूट्रल्स के किरदार पे वो बार बार बात करते रहे हैं। तो व्हाई दिस स्टेटमेंट सो यस्टरडे जो उन्होंने दिया है? रिदा, थैंक यू वेरी मच। थोड़ी सी मुझे डिले हुई है। देखें, कल से जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू जो बॉल पे चला है, समी इब्राहिम ने जो लिया है, देखो आपको जैसे पता है कि पूरी मीडिया ने कल से, सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस बात को लेके इश्यूज पे डिस्कस हो रही है। देखो, मैं समझता हूँ उस स्टेटमेंट को सिर्फ एक ख़ास उस पर टारगेट किया जा रहा है। पूरा इंटरव्यू देखें, उस किस तनाज़ुर में बात की है, किस उन्होंने तो खबरदार किया है, हालात से खबरदार किया है ना। उसने कोई स्टेटमेंट खुदा ने ऐसी नहीं दी है जिससे कोई इतना हंगामा मचाया जाए। इस तरह की स्टेटमेंट आपको याद है बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी दी, जो सोशल मीडिया पे आज चल रही है। पहले से दुदेश के हवाले से। देखो, कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो इस आज पाकिस्तान जिस सिनारियो में गुजर रहा है, जिस हालात से पाकिस्तान की मैशत गुजर रही है, उसको डिस्कस किया गया है। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने जो हमारी हुकूमत जो गिराई गई, उसके बाद जो हालात पैदा होने जा रहे हैं, तो उसको आगे की तरफ अवाम को बताने की कोशिश की है, इदारों को बताने की कोशिश की है, इवन हुकूमत को भी बताने की कोशिश की हम आप लोग किस तरफ जा रहे हैं। देखो, आज आप हाल हमारे मुल्क का ये है कि शहबाज शरीफ जब तुर्की के दौरे पे जा रहे हैं, उसके साथ डिनर में उसका बेटा और बहू बैठा हुआ है। क्या शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज साहब उस डिनर में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर के साथ, वहाँ के वाइफ भी बैठी है। मुझे बताओ, एक इश्तिहारी लंदन बैठा हुआ है, उसको कोर्ट बुला रही, आने के लिए तैयार नहीं है। एक इश्तिहारी लंदन बैठा हुआ है जो मुल्क यहाँ से चला रहा है। मुझे बताओ, पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है, अगर पाकिस्तान को आपने एक सिमत में लेके जाना है, तो आप इन हालात में पाकिस्तान तो आगे नहीं बढ़ सकता। हमें इमरान खान साहब बार बार ये बोल रहा है। मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे जलसे हुए, नैरेट जो अमेरिका जो बैरूनी जो खतरात अपनी जगह पे, लेकिन जो हमारी यहाँ सियासी पार्टियाँ हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान में इन लोगों ने हुकूमत की है। अब वो शहबाज शरीफ खुद स्टेट में बड़ा कायद-ए-आज़म की रूह तड़प रही होगी। मुझे बताओ, हुकूमत किन लोगों ने यहाँ पे की है? आप लोगों ने हुकूमत की है ना। अगर मुल्क का जो बुरा हाल है, मैं 100% मंसूर साहब ने जिस तरह की एक बातें की है, मैं तो सच्ची बात तो मेरे पास तो कोई इससे बढ़ के कोई बात करने की है ही नहीं, चाहे हमारी गलतियां हो चाहे उनकी, लेकिन हुकूमत तो इन लोगों ने की ना। मुझे बताओ, हमें जिस हालात में हुकूमत मिली, इस हमने हमारा फोकस क्या था? हमारा दो इश्यूज में फोकस था कि मुल्क की मैशत को बेहतर बनाया जाए और मुल्क को जिन चोरों ने लूटा है उनसे दौलत ली जाए। मुझे बताओ, आपने 3.5 साल में इमरान खान साहब की ज़बान से आपने क्या बातें सुनी? पहले दिन से उसने मैशत को फोकस किया होता। मुझे बताओ, अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती, क्या आप समझते हैं 1-1.5 महीने में जो हुआ है, क्या पाकिस्तान के हालात इस तरह के होते? पाकिस्तान और तरक्की की तरफ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इमरान खान के 5 साल पूरे करता है कोई मुल्क आइडियल सिचुएशन में होता, लेकिन मुल्क की तरक्की की राह पे गामजन होता। अगर हम दोबारा आते तो हम और कोशिश करते। अगर हमें अवाम, जिस तरह मंसूर साहब ने बोला ना कि यह अवाम का हक है, लेकिन अवाम के हक को ढाका लगाया गया ना। मुझे बताओ, एक जिस पार्टी के 155 मेंबर हो, उस हुकूमत को गिराया जाए, एक पार्टी जिसके 84 मेंबर हो उनको हुकूमत दी जाए, क्या मुल्क इस तरह चलेंगे? देखो, मुल्क चलाने के लिए अवाम की राय के इज़हार का होना लाजमी है।
اگر ہم اچھے نہیں تھے، اگر ہماری نو ووٹ آف کانفیڈنس میں ہمیں گرایا گیا کسی بھی طریقے سے، بیرونی سازش تھی، بیرونی مداخلت تھی، یا ہمارے یہاں پہ جو فیسیلیٹر تھے جو بھی تھے، لیکن اس کے بعد ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا ہی چاہیے تھا سب کا عوام میں جانا چاہیے تھا۔ مجھے بتاؤ شہباز شریف ایک سال میں کیا کرے گا؟ آج آپ دیکھیں آٹے کا ریٹ دیکھیں، آج آپ مجھے بتائیں آئل کا ریٹ دیکھیں، آج پیٹرول کی پرائس دیکھیں، مجھے بتاؤ آپ ایک سال میں معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ مجھے بتا، ہم تو ہمارے پاس ہم نااہل تھے، نالائق تھے، ہمیں تجربہ نہیں تھا۔ اب آپ کے پاس تو 85 سے آپ حکومت کرتے آ رہے ہیں، آپ کے پاس تو ایسی جادو کی چھڑی ہونی چاہیے تھی نا۔ ایک ہی دن پیٹرول کم ہونا چاہیے تھا، ایک ہی دن آئل کی پرائس کم ہونی چاہیے تھی، ایک ہی دن۔ تو میرے خیال میں جو حکومت میں جو آنے کا مقصد تھا وہ اس راہ پہ گامزن ہے۔ کیا راہ گامزن ہے؟ اب سننا، اسمبلی میں وہ نیب لاز لے آئے، نیب کو ختم کرنے کے لیے لے کے آئے۔ اوورسیز کو ہم نے وہ جو ووٹ کا حق دیا اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ جو ہمیشہ پاکستان میں کوئی ایسا الیکشن نہیں تھا جس پہ کوئی اتنا رگنگ، ہم نے کوشش کی ای وی مشین لایا جائے، تینوں کے تینوں بل کو اسمبلی پیش کر کے اس کو ختم کرنے کی ایک کوشش کی۔ اس کے مجھے بتاؤ، اب مجھے بتاؤ پنجاب اسمبلی، پنجاب چل رہا ہے، کیا آج حمزہ شہباز کوئی اس کی کوئی رائٹ ہے سی ایم بننے کا؟ جب سپریم کورٹ بول چکا ہے جو ان کو ووٹ ملے ہمارے ممبرس کا وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اس کے بعد وہ سی ایم ہونے۔ آج الیکشن کمیشن جو ہماری 5 جو ریزرو سیٹس والے 2 جس میں منورٹی کے آتے ہیں، 3 لیڈیز آتی، ان کا نوٹیفیکیشن ہی نکل رہا ہے۔ مجھے بتائیں ملک کو چلانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر ملک کو آپ نے ترقی کی راہ پہ گامزن لے کے جانا ہے تو اس ملک کو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے، عوام کی رائے کا اظہار ہو، عوام اپنے نمائندگان چاہے ہمیں چنے چاہے ان کو چنے، لیکن ایک عوام کی جو امنگوں کے اوپر، عوام کے ووٹ کے اوپر آ کے وہ ووٹ کرے۔ میں سمجھتا ہوں اب آپ چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو بڑے اچھے ہیں، لیکن ان کی جو پارٹی میں جو اب یہ بھی کیا بات ہے، پارٹی نے ڈیفینڈ ہی کرنا ہے، لیکن آج ان کے پاس ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوں گے میرے خیال میں۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف جاتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ ڈاکٹر صاحب کو آواز دی جا رہی۔ چلیں جی ایک کمرشل بریک کی طرف جانا ہے، میں نے I'm going for a short commercial break, we'll be right back after it, stay tuned. ویلکم بیک ناظرین، اور ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب کی طرف جاؤں گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے نا ہماری؟ کچھ تو آ رہی ہے، تھوڑی بہت ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب سوال یہ، میں نے آغاز میں پورے انٹرو میں اپنی بات کر لی کل والے معاملے کے اوپر بھی، آئی ڈونٹ نو کہ وہ آپ نے سنا نہیں سنا، آپ سے ہم نے کنیکٹ تو کیا ہوا تھا 2 دفعہ، ہم نے کوشش کی کہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، انفارچونیٹلی شاید نہیں کنیکٹ ہو سکا۔ پھر میں نے جو کل کا اسٹیٹمنٹ جس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے خان صاحب کے، لیکن ماضی میں میں نے سنوا دیے وہ اسٹیٹمنٹ بھی جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی کہتے رہے، جو مریم نواز صاحب اور نواز شریف صاحب بھی کہتے رہے، تو یہ پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا۔ پھر اس سارے سچویشن میں جہاں ایک طرف مہنگائی کا سونامی ہے، ایک طرف مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے، اس طرف اس معاملے پہ اتنا زیادہ فوکس کرنا، ہر بندہ اسی پہ بیان بازی کر رہا ہے، کیا یہ فیئر انف ہے؟ اس وقت تو آپ لوگ حالات نکالنے کے لیے عوام کو مشکلوں سے آئے تھے نا، اور آپ لوگ پہلی دفعہ تو سیاست میں نہیں آئے، دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں اس ملک کی، پھر کیوں ایسا ہے کہ اب تک سو فار مسائل نہیں حل ہو رہے؟ دیکھیے، آپ سے ہمیں انصاف کی توقع ہے، آپ تحریک انصاف والا انصاف نہ کریں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ آپ میاں نواز شریف کی اور مریم نواز کی جو مثال دی ہے وہ بالکل ریلیونٹ نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں نہیں، دوبارہ سارٹ چلا دوں، دوبارہ نثار صاحب دوبارہ سارٹ چلوا دوں، میں نہیں کہہ رہی وہ سارٹ سن لیتے نا، دوبارہ سارٹ سن لیں، دوبارہ ایک دفعہ سن لیتے ہیں، 1 سیکنڈ ٹھیک ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب والا سارٹ سنوا دیں جی۔ یہی وہ ڈکٹیٹر میرے بھائیوں، لاہور کے باسیوں، یہی ہیں وہ ڈکٹیٹر
और सियासी खेल खेलने वाले जो बाकी फौज की वर्दी को दागदार करते हैं, ये हैं वो लोग, ये हैं वो चेहरे। ये आपने सुन लिया ना, ये किसको कह रहे हैं? डिक्टेटर, फौज, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं जी। ये उन काले आजमाओं का जिक्र किया, ये जो है वो जमहूरी हुकूमतों के उलटने वालों का जिक्र किया उन्होंने। तो ये कि उसमें ये तो नहीं कहा कि अगर ऐसे ना होगा तो मुल्क की खुदा खासा 3 टुकड़े हो जाएंगे, 4 टुकड़े हो जाएंगे, क्या अंदाज है? देखिए दूसरी बात ये है, आप ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में कोई ऐसा कोई लीडर नहीं होगा जो अपने वतन के बारे में कहे कि हमारे मुखालिफ जो है उनको इक़्तिदार देने से बेहतर ये था कि यहाँ बम गिरा दिया जाता। यानी अंदाजा करें, खाकम बदहन मेरे मुंह में खाक, कोई ऐसा लीडर कह सकता है? ये इमरान खान साहब ने भी चंद दिन पहले कहा, अपोजिशन के मौजूदा हुक्मरानों की तरफ ये इशारा करते हुए कि इनको इक़्तिदार देने से बेहतर था कि मुल्क पे एटम बम गिरा दिया जाता। यानी मुल्क ये है कि यानी जल के भस्म हो जाए, खाक हो जाए, लेकिन ये है कि ये इनका इक़्तिदार जो है वो ना जाए। अगर इक़्तिदार इनका नहीं रहता तो मुल्क रहे या ना रहे इनकी बला से। ये क्या ये अंदाजा है, क्या सोच है, क्या माइंड सेट है? जितना इससे मातम किया जाए कम है। आप ये कि आप कह रही है बाजी में इस तरह के बयान, कौन से बयान? इस तरह का भी बयान जो पाकिस्तान की किसी लीडर ने या दुनिया की किसी लीडर ने अपने वतन के बारे में दिया हो, मुझे बताए। बिलावल साहब का भी चलाया था मैंने, उन्होंने भी कहा है सिंधु देश बनेगा, सराइकी देश बनेगा, सब अलग अलग हो जाएगा। ये कहा तो अभी तो चलाया उनका भी, वो भी चलाऊं क्या दोबारा से? चलाया इसलिए शुरू में ताकि आप लोग ये बात तो ना करें ना। देखिए मरियम बीबी भी कह चुकी है, बाजा साहब का नाम ले लेके इस जलसों में कहती थी वो तो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी ने आज तक ये कहा होगा कि कहा आज तक दुनिया के किसी मुल्क के किसी लीडर ने कि जी अगर ये हमारे मुखालफों को इक़्तिदार देना जो था वो इससे तो बेहतर मुल्क में एटम बम गिरा दिया जाता। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या ये जायज है? क्या इसका गुजरा भी जवाब है? क्या जस्टिफिकेशन है? क्या कैसे आप इसको जस्टिफाई करेगी? नहीं तो हमें इस डिबेट में जाना ही नहीं चाहिए ना। मैं तो ये कह रही हूँ डॉक्टर साहब, इस डिबेट में हम जाएं अगेन उसी गलतियों को तय बजाय, रादर देन इट ये नहीं होना चाहिए। आज आप लोगों ने पैसे बढ़ा दिए जी, 7 रुपए 51 पैसे, यानी कि 8 रुपए फी यूनिट आप बिजली बढ़ा रहे हैं। एक तरफ मोडीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी करार दे दिया है। ये सब मैंने आगाज में बता दिया है सारी कहानी। 500 रुपए पे फी कुकिंग ऑयल, घर में खाना पकाना 1 किलो का 500 रुपए पहुंच गया है। क्या कहे आप? ये देखें आपका सवाल, इतना लंबा सवाल आप ये कि तर्जुमान बन जाती हैं पीटीआई की, इस तरह तो ना करें। मेरी गुजारिश सुन लें कि देखिए बात ये है कि ये जो इनका जो मसला ये है कि मैं जायज सवाल करती हूँ ना, जिससे वो यही बात करता है। पीटीआई से करूँ वो कहेंगे आप नून लीग की तर्जुमान बन गई है, आपसे करूँ आप कह रहे हैं पीटीआई की तर्जुमान बन गए, पीपल्स पार्टी से करूँ वो क्या पीटीआई की तर्जुमान। ये इस तरह नहीं चलेगा डॉक्टर साहब, इस तरह नहीं चलेगा। नहीं डॉक्टर साहब ये गलत है, डॉक्टर साहब ये गलत बात है। डॉक्टर साहब सहाफी को सवाल तो करने देना, आप लोग गला घोट देते मीडिया का यार। जरा तो आपने हमारा घोटा हुआ है, आप बोल नहीं दे रही। मैं तो आपको दे रही हूँ बोलने के लिए, आप बोले। आपने मुझ पे एक डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया कि पीटीआई की तर्जुमान 2 दफा, एक दफा मैंने छोड़ दिया, दूसरी दफा में तीसरी दफा हो गया। ये डॉक्टर साहब ये गलत बात है, ये ना आप ज्यादती कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ये ज्यादती कर रहे हैं। आप हमें बोलनी ना दे तो हम क्या कहें? नहीं डॉक्टर साहब आप बोले, माइक खुला हुआ है, आप बोले पूरे शो में आप बोले, मैं मंसूर और जयप्रकाश चुप है, आप बोले गुजारिश ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो पीटीआई की जो इमरानी हुकूमत थी, नालायक हुकूमत, जिसके पास ना कोई टीम थी, ना तजुर्बा था, ना विजन थी, ना प्रोग्राम था, ना कोई पॉलिसी थी, ना प्लानिंग थी, उनके हाथों ये देखिए बात ये जो है तो कई बार कह चुका कि मुल्क को बदकिस्मती से खिलाड़ियों और अनाड़ियों के हवाले कर दिया गया और उसकी सजा पूरी कौम ने भुगती है। और ये है कि देखिए मईशत समेत हर शोबे की तबाही इन अनाड़ियों के हाथों इस तरह हुई है, उस तबाही का वॉल्यूम, उसका मैग्नीट्यूड, उसका हुजूम इतना ज्यादा है कि मईशत समेत हर शोबे का कि जो तामीर नौ है वो बहुत मुश्किल काम है, जान जोखों का काम है, इतना आसान नहीं है। और उसके लिए देखिए ये है कि हमारी ये शहबाज शरीफ की क़यादत में इंशाल्लाह भरपूर कोशिश होगी। अगर मियां शहबाज शरीफ की टीम ने, पूरी टीम ने उनकी विजन का, उनकी मेहनत का, उनके जज्बे और जुनून का साथ दिया तो इंशाल्लाह हम कौम को इन मसाइल से निकालेंगे। ठीक है, चले अब मंसूर की तरफ चली जाओ आपकी इजाजत से। जी बिल्कुल, आप चली जाओ। अगले पार्टिसिपेंट मंसूर मंसूर साहब तो देखें बड़े नफीस आदमी है,
काजी साहब यानी कि आप हमारे फिर मुझ दोस्त पे हैं ही भाई। मतलब आप मुझे ही कह रहे हैं कि मैं नफीस इंसान नहीं हूँ, मंसूर नफीस ना इंसान आप तो आदमी नफीस, है। आप बहुत नफीस है, लेकिन कभी कभी ये किस तरह हो जाता है, देखें किसी वजह से कोई सही अगर है है डॉक्टर साहब, तो आज छोटा आप मोटा दिमाग में बना कर आए मेरे खिलाफ, मुझे लग रहा है पूरी नहीं स्ट्रेटेजी। डॉक्टर साहब कसूर नहीं है, मसला ये कि पेट्रोल बढ़ा, बिजली बढ़ी, आटा बढ़ा, घी बढ़ा। अब मुझे बताओ, हुकूमत तो इनको कम करने की आए थे, तो ये इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना बात करने का, क्या कर सकते हैं बात। सही, मंसूर की तरफ जाऊंगी। मंसूर आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मंसूर, ये जो सिचुएशन आपके सामने, मैं चाहूंगी कि इस हवाले से जी मजीद कमेंट भी करें, और दूसरा जो महंगाई का एक तूफान आ रहा है उसके लिए क्या हो सकता है अब, और अगर सवाल करें तो वो सूरत सवाल जिससे करो जो इख्तिदार में होता है वो यही कहता है कि आप अगली पार्टी के तर्जुमान है। अच्छा रिदा, इसमें दो तीन चीजें हैं। एक तो मैं जय प्रकाश साहब का एक दो तीन चीजों को सिर्फ हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, मैं हमेशा इस चीज का बड़ा स्ट्रॉन्ग, मेरे ख्याल में आप और हम लोग मीडिया के लोग बड़े स्ट्रांगली इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो जमहूरियत होती है, उसका मेन जो रोल है वो पार्लियामेंट के अंदर है। तो मेरा आज भी ये बड़ा स्ट्रांग व्यू है कि इन लोगों को पार्लियामेंट नहीं छोड़नी चाहिए थी। उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट क्या निकला? ये मैं भी इस पॉइंट से अग्री करती हूँ, सही कह रहे हैं। हाँ जी, उसका रिजल्ट ये निकला कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ क्या हुआ, ये हम सबको पता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के साथ क्या हुआ, ये हम सबको पता है। नैप की अमेंडमेंट बिल्स के साथ क्या हुआ, ये हम सबको पता है। और मैं ये बात बिल्कुल इंश्योर करूंगा, डॉक्टर निसार चीमा साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, कि जो अभी पहले बात की थी जयप्रकाश साहब ने, आप पंजाब की हालत देखें। आपने पंजाब के अंदर एक ऐसी क्योस की सिचुएशन क्रिएट की हुई है कि मैं हैरान हूं कि ये उस बाप का बेटा है जो 10-15 साल वजीर आला पंजाब रह के गए हैं, और उसके बाद सिचुएशन आपने चाहे पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, आप, मुझे नहीं पता ये कहां से लोग आ रहे हैं, इनको आप कैसे लगा रहे हैं, इनके मेरिट्स क्या हैं। जिन लोगों के बारे में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने लिखा था कि इनको सर्विस में नहीं होना चाहिए, उन लोगों को लाकर आप दारुल खलाफा के अंदर लगा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा अलमिया जो है रिदा, कि एक रोटेशन पॉलिसी आई थी। रोटेशन पॉलिसी में ये था कि फॉर इंस्टेंस जो कराची में या जो सिंध में पिछले 15 साल से अफसरान है, वो जो CSS करके आए हैं, वो पूरे पाकिस्तान में पोस्ट आउट हो, ना पंजाब के जाते थे ना सिंध के आते थे। अभी पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में रोटेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई। द मोमेंट ये हुकूमत वापस आई है, इन्होंने आके उस रोटेशन पॉलिसी को फाड़ के बाहर फेंक दिया है और तमाम अफसरान को उसी तरह वापस ले आए हैं। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, मेरे मुताबिक फैसले होंगे तो मैं इस निजाम को मानूंगा। ये इशू नवाज शरीफ का भी है, ये इशू आज इमरान खान साहब का भी है, ये इशू हर सियासी उस लीडर का है जिसको हमारे हिसाब से ये नहीं कहना चाहिए इंडिविजुअल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हम ये व्यू पॉइंट देखिए, मैं फिर वही कहूंगा, आपकी कौम इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि आपकी वो बिल्कुल चीजों को समझे आप क्या कह रहे हैं। ऐसे कमेंट्स नहीं करने चाहिए इमरान खान साहब को, जिसको लेकर एक नया क्योस क्रिएट हो और इस तरह का व्यू पॉइंट बने कि जैसे फीलिंग ये हो कि इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ है। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर हमारे ये सियासी लीडरान, जी बिल्कुल, आपने ये जो पॉइंट्स दिए बहुत अच्छे दिए, और निसार चीमा साहब को देखना भी चाहिए, बल्कि अपनी गवर्नमेंट से इसको हाईलाइट भी करके डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जयप्रकाश साहब, आपकी तरफ आऊंगे कि टाइम बहुत कम रह गया है। मंसूर, जयप्रकाश साहब लिमिटेड टाइम में 1 मिनट में वाइंड अप करें, फिर निसार चीमा साहब की तरफ भी वन लास्ट कमेंट की तरफ जाऊंगी। जी, ये जो बात कर रहे हैं ये बड़ी जबरदस्त बात है, और इसमें दोनों वो बता रहे प्रोज एंड कॉन्स। जी देखो, मंसूर साहब ने काफ़ी अच्छी बातें की हैं। मैं समझता हूँ चाहे हमारी हुकूमत के बारे में हो पार्टी की में, चाहे दूसरी अपोजिशन पार्टी की हुकूमत, लेकिन मसला ये है कि आज की तारीख में जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत गई है, अब एक हम चाहते हैं कि हम एक अपना अवामी मार्च भी करें, लॉन्ग मार्च भी करें, जिसमें हम हुकूमत के ख़िलाफ़, तो देखो हमने जो हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ तो हमने लड़ना है, अवाम की हुक्मरानी जो चाहिए। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज हमारी पिटीशन फाइल हुई जिस पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगा के वापस की है। देखो मुझे बताओ, अगर हुकूमत के पास पावर है,
हुकूमत अगर हमारे लोगों के फायर काटेगी, मुझे खुद नुमाइश के ऊपर चोरंगी ऊपर मेरे ऊपर शेल गिरा है। मुझे बताओ कराची में उस दिन जो हालात थे, सीधी फायरिंग हो रही थी, गोली लगा रही, क्या हम पाकिस्तान की शहरी नहीं है? क्या लॉन्ग मार्च पीपल्स पार्टी ने नहीं की थी? क्या लॉन्ग मार्च मौलाना साहब ने नहीं की थी? क्या लॉन्ग मार्च मरियम हमजा ने नहीं की थी? हमें जो हमारा आइनी कानूनी हक है, हमें वो हक मुहैया किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन हमें इजाज़त देगी, हम चाहेंगे लॉन्ग मार्च करके इस हुकूमत को हम वापस घर भेजें। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब तक नहीं होंगे, मैं नहीं समझता हूँ ये मुल्क आगे तरक्की कर, चाहे वो किसी को भी। और मैं समझता हूँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये है, आज भी बताओ इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है, क्या वजह है कि 5 रिजर्व सीट्स के एमपी जिनका नोटिफिकेशन निकालना है, जिसमें हाई कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया आप 2 दिन में फैसला करके निकाल लें, वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि किस तरह से हमजा शहबाज सीट पे बैठा रहे। अगर इस तरह इदारे काम करेंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि मुल्क इस तरह से आगे बढ़ सकता है। सही। निसार चीमा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, बहुत अच्छा आ रही है। जी, बस वन लास्ट कमेंट आपसे यही चाहूंगी कि अब सिर्फ इस बात का बता दें वन लाइनर में, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, कि ये जो माशी बुरान और सियासी कशीदगी है, ये सिलसिला आपकी नहीं आएगी, मैं सवाल नहीं समझ पाया। मैं सवाल यही है मेरा, ये जो माशी बुहरान और सियासी कशीदगी है इस वक्त साइमल्टेनियसली, ये सिलसिला कहाँ तक रुकेगा जाके? देखिए, हमारी ख्वाहिश ये है कि हम सबको साथ लेके चले। मैं आपके प्रोग्राम की इजाजत से भी मैं उनको दावत देना चाहता हूँ, पीटी वालों को, कि आप या तो असेंबली में आए, जमहूरी तर्ज अमल का मुजाहरा करें। ये देखें, ये गैर जमहूरी ये रवैये होते हैं कि आप कंटेनर पे चढ़ जाएं, गैस और बिजली के बिल जलाएं, सिविल लापरवाही की कॉल दें, पुलिस पे हमले करें, पीटीपी पे हमले करें। ये कोई ना काबिल तारीफ रवैये होते हैं ना। ये है कि ये कोई आपको जेब देते हैं, किसी को भी इस तरह जेब देते हैं। मेहरबानी करके आप ये है कि जमहूरी रवैये अपनाएं, आप पार्लियामेंट में आए। अगर ये है कि वहाँ आपको अक्सरियत मिलती है तो बिल्कुल ये कि जमहूरी तरीका है आपको। दूसरा ये है कि आप डायरेक्शन का इंतजार करें। तीसरी बात जो है वो ये है कि हम आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं, आप आए। अगर आपके ज़हन में कुछ तजावीज़ हो मुल्क की कौम के वफाद में, तो हम उस पर संजीदगी से गौर करेंगे। डॉक्टर साहब, आप तो बहुत अच्छी बात करें, लेकिन क्या ये पार्टी पॉलिसी है जो आप इनको साथ लेके चलने वाली बात कर रहे हैं? ये लीडरशिप से भी तो पूछ लें। हम देखें, गुजारिश ये है कि हम तो इन्होंने तो देखें, हम इन वाला रवैया नहीं अपनाएंगे ना। हम ये किस तरह के तर्ज अमल का मुजाहरा करेंगे ना। ये पार्टी पॉलिसी तो नहीं है, ये आपकी जाती राय हो सकती है डॉक्टर साहब। इन्होंने नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं देखें हमारे तो मियां शहबाज शरीफ ने, आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन के बाद पहले सेशन में कहा कि यहाँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करें, मिलकर ये है कि कौमी मसाइल हल करें। मैं 3.5 साल असेंबली नहीं चलने दी है। मैं फिर कहता हूँ 3.5 साल जो हंगामा इन दोनों ने किया है, तो एक कदम आगे बढ़ के, एक कदम सिर्फ एक कदम आगे बढ़ के अपोजिशन छाप में लाना भी गवारा न किया। मैं ये कहता हूँ कि हमारी क़यादत इंशाअल्लाह इनको साथ लेके चलने के लिए तैयार है, और ये है कि ये आगे बढ़े और मुल्क और कौम के मफाद में आगे आए, पार्लियामेंट में आए, अपना रोल प्ले करें, जमहूरी रोल, पार्लिमानी रोल अदा करें। ठीक है, और हम ये है कि मिलकर कौम और मुल्क के मसाइल हल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया निसार चीमा साहब आपका, मंसूर आजम काजी आपका बेहद शुक्रिया, जयप्रकाश लोहानी साहब आपका शुक्रिया, आप तीनों मज़ीद मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन बहुत अच्छी बात करते हैं निसार साहब, लेकिन मसला ये कि पार्टी पॉलिसी है या नहीं। अगेन मेरा सवाल आखिर में वही छोड़े जा रही हूँ, क्योंकि पार्टी लीडरशिप कुछ और कह रही है, आप कुछ और कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप की अपनी राय ये बिल्कुल हो सकती है। इसी के साथ ही अपनी मेजबान सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।